हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉर्क एजुकेशन, अपग्रेडिंग पैशन टू लर्न। आज के इस सेशन में द अर्थ्स एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे और एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखेंगे एंड द डिफरेंट लेयर्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन की। ठीक है, कंपोजिशन में आप देखेंगे कि गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर्स आपको मिलेंगे इन एटमॉस्फेयर और कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, गैसेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है NOAC, नोआक। नोआक मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा 78.08%, उसके बाद आपको ऑक्सीजन मिलेगा 20.95%, उसके बाद आपको आर्गॉन मिलेगा 0.93% और उसके बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा 0.038%। तो मेजर 3 गैसेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद आर्गॉन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 4th नंबर पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और फिर जो बाकी बचती है यहाँ पे गैसेस जैसे कि नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, जेनॉन हो गया, ये सारे जो भी बचते हैं कॉन्स्टिट्यूट लेस दैन 0.05%। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन 4 गैसेस हैं उन पे ही क्वेश्चन बनते हैं और वही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिए NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर, कितना, 78.08%। तो इसके अगर हम यूजेस की बात करें यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव या फर्टिलाइजर्स भी हम इससे बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट्स यूज्ड टू फिल इन टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ओके, तो जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके टायर्स में भी हम कौन सा गैस भरते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन भरते हैं। ओके, इसके बाद 3rd नंबर पे, बायोटिक थिंग्स नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? इट्स द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फिक्स्ड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और incorporated in other living things and then released back into the atmosphere। ये जो साइकिल होता है यहाँ पे इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, और इसी साइकिल से बायोटिक थिंग्स अपना प्रोटीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इसके बाद 4th पॉइंट पे आप देखिए, यूज टू प्रोड्यूस मेनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जैसे कि आपने सुना होगा डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ICs हो गए, तो उनके मैन्युफैक्चर में भी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इट्स यूज एज अ रॉकेट फ्यूल। ठीक है, तो जो रॉकेट्स में हम फ्यूल यूज़ करते हैं उसका एक कंपोनेंट है यहाँ पे नाइट्रोजन, और इट्स यूज टू मेक गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नाइट्रोजन को माना जाता है। ठीक है, और एटसेट्रा और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं इसके। इसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन आप सबको पता है कि ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ऑल द लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, और ऑक्सीजन का एक और यहाँ पे यूज़, इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर बर्निंग। ठीक है, वी कॉल इट ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इटसेल्फ इज़ बर्निंग। सो बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है। ऑक्सीजन के बगैर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं जला सकते। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इट्स एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो रेस्पिरेशन है ये बोथ प्लांट्स भी करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं या बाकी एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में वी टेक ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वी रिलीज CO2। ठीक है, प्लांट्स भी सेम यही करते हैं। क्या करते हैं वो? दे टेक इन ऑक्सीजन O2 एंड दे रिलीज CO2। काफ़ी सारे सोच रहे होंगे क्या उल्टा बोल रहा है, क्यों? हमने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे एक्सेल ऑक्सीजन, है ना, O2। ये जो प्रोसेस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, उसको हम यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, हम उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं हम उसको? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में काफ़ी फ़र्क है। फोटोसिंथेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, क्रिएट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तब वो क्या करते हैं? तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं या बाहर छोड़ते हैं। लेकिन रात के टाइम में, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट या रात के टाइम में, हम कह सकते हैं प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। ठीक है, दे इनहेल ऑक्सीजन एंड दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो रात को भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस लिस्ट में हम टॉप पे एलोवेरा प्लांट को रखते हैं, ALOEVERA। ठीक है, तो उस लिस्ट में हम टॉप पे एलोवेरा प्लांट को रखते हैं, और इसीलिए एलोवेरा प्लांट को हम
मोस्टली अपने बेडरूम्स में यहाँ पे रखते हैं। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे बच्चों का होता है कि प्लांट्स ऑलवेज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे ऑलवेज रिलीज ऑक्सीजन, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। रात के टाइम पे दे टेक ऑक्सीजन एंड दे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आर्गन। आर्गन एक ऐसा गैस है विच इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में एक फिलामेंट होता है, तो जब करंट चलती है उसके थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है एंड इट रिलीजेज लाइट, है ना। वो इतना गर्म होता है कि उससे लाइट रिलीज होती है। अगर उसमें हम इस आर्गन गैस को यहाँ पे ना रखें तो वो जल जाएगा, इट विल बर्न, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन आर्गन गैस उसको यहाँ पे प्रिवेंट करता है फ्रॉम बर्निंग, इसीलिए हम बल्ब्स में यहाँ पे आर्गन गैस को रख देते हैं, बिकॉज इट इज़ हाईली इनर्ट गैस और ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ से, ठीक है। आगे चलिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम यूजेस की बात करें, सबसे पहला यूज़, इट्स यूज बाय प्लांट्स टू मेक ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव्स ओपैक फॉर आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एंड ट्रांसपेरेंट फॉर इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका काफ़ी यहाँ पे रोल है। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब है कि जो इनकमिंग यहाँ पे सोलर रेडिएशंस आती हैं, हीट रेडिएशंस आती हैं, उनके लिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट एक्ट करता है, मतलब अलाउ करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू चलें और हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे वो पहुंच जाए हीट रेडिएशंस। लेकिन जो ये हीट रेडिएशंस हैं या जो आउटगोइंग रेडिएशंस हैं उनके लिए यहाँ पे ये ओपैक बिहेव करता है। ओपैक मतलब उनको ये वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट से यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब गर्मी बरकरार रहती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, इट्स यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने देखे होंगे, जब भी कहीं पे आग लग जाए तो इनका हम यूज़ करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। तो इनमें भी कौन सा गैस होता है यहाँ पे, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट एट द हाइट ऑफ ग्रेटर देन 120 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर हम अपनी सरफेस ऑफ अर्थ से 120 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा ऊपर जाएं तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इट बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, मतलब ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स, ठीक है। खाली 90 किलोमीटर्स तक ही आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को यहाँ पे पाओगे, ओनली अप टू 90 किलोमीटर्स, ठीक है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, ओजोन गैस इज प्रेजेंट अराउंड 10 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। 10 से 50 किलोमीटर की जो गैप है, की जो हाइट है, उसमें आप पाओगे यहाँ पे ओजोन गैस को, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी कवर, ये हमारी अर्थ के लिए एक सेफ्टी कवर एक्ट करता है बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेज कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है। तो जो सन से यहाँ पे यूवी रेज आती हैं उनको ये ओजोन गैस एब्जॉर्ब कर देता है और इट सेव्स अस फ्रॉम गेटिंग द स्किन कैंसर, ठीक है। तो जो यूवी रेज से काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि स्किन कैंसर हो जाए, उससे हमें यहाँ पे ओजोन गैस बचाता है, ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ सेफ्टी कवर। ओके, ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन। डॉप्सन एक यूनिट है जिससे हम ओजोन को मेजर करते हैं। एक डॉप्सन कितना होता है? 1 डॉप्सन इज द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ओजोन विद थिकनेस 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अगर आपका एक ओजोन लेयर है जो कि 0.01 mm थिक है, उसके अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की बात करेंगे तो उसमें यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ओजोन के, उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे 1 डॉप्सन, ठीक है। 1 डॉप्सन इज इक्वल टू 2.69 इंटू 10⁻16 ओजोन मॉलिक्यूल्स। और एक और पॉइंट यहाँ पे आप याद रखिए कि ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of September, ठीक है। तो 16 सितंबर को हम यहाँ पे ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखिए वाटर वेपर्स। तो जैसे कि हमने अभी बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, वैसे ही यहाँ पे आप वाटर वेपर्स को याद रखिए कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ और अर्थ स्टेबल, ठीक है। इनकमिंग रेडिएशंस को अलाउ करता है और आउटगोइंग रेडिएशंस को ये ब्लॉक करता है। अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, दीज डिक्लाइन विद ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्सो ड्रॉप्स टूवर्ड्स पोल्स, मतलब जितना हम ऊपर जाएं, जितना हम हाइट पे जाएं, उतने आपको वाटर वेपर्स कम मिलेंगे इन डेंसिटी या इन नंबर, ठीक है। और अगर आप पोल्स की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी आपको वाटर वेपर्स काफ़ी कम मिलेंगे। मोस्टली आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे अराउंड इक्वेटर। ओके, तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो जो वाटर वेपर्स हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। आप सबको पता है कि जब पानी हम उबालते हैं तो वहाँ से वाटर वेपर्स निकलते हैं, है ना। और
ऑल्सो इट्स फॉर्म्ड बाय द सब्लिमेशन ऑफ आइस। सब्लिमेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए इनटू गैस। ठीक है, जैसे कि अगर आपका आइस है या स्नो है, अगर वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है इन गैस तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे वाटर वेपर्स इस प्रोसेस से भी यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ आइस से। ओके, तो आगे चलिए, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स सॉलिड मैटर के। जैसे कि एग्जांपल, सॉइल लिफ्टेड बाय विंड, जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, सॉइल को अपने साथ उड़ा देती है। तो हम उस टाइम उस सॉइल को सॉइल नहीं कहते, हम क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ रही है ना, वी कॉल इट डस्ट। सो डस्ट इज़ सॉइल लिफ्टेड बाय विंड, या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या पोल्यूशन होता है ना, काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स हम हवा में रिलीज कर देते हैं, सो दे फॉर्म डस्ट। डस्ट इन आवर होम्स मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ डेड स्किन सेल्स। तो जो हमारे घरों में डस्ट होता है, इट मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ डेड स्किन सेल्स। ये पॉइंट आप याद रखें, आपके काफ़ी काम आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारों के बाल निकल जाते हैं। डेड सेल्स कॉज हेयर टू फॉल। डेड सेल्स की वजह से ही हमारे बाल भी निकलते हैं, काफ़ी सारे बाल निकलते हैं। दे मेक आवर फीट ग्रिमी, हमारे पैर खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेड सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उनमें ही आप डस्ट पार्टिकल्स को पाओगे बिकॉज ऑफ ड्राई विंड। ठीक है, और पोलर एरियाज में या पोलर रीजन्स वहाँ पे हमारे डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में 6 लेयर्स हैं। नंबर 1 इज़ ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 इज़ मेसोस्फेयर, नंबर 4 इज़ थर्मोस्फेयर एंड नंबर 5 इज़ आयोनोस्फेयर एंड नंबर 6 इज़ एक्सोस्फेयर। ठीक है, पे सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, इज़ अ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे लोअर मोस्ट हिस्सा हमारे एटमॉस्फेयर का इज़ ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू 7 to 10 किलोमीटर्स। ठीक है, 7 से लेके 10 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे वेदर्स ऑकर होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, ये किस में होते हैं, विद इन दिस लेयर। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आपको वेदर्स मिलते हैं, समर हो, विंटर हो, जो भी हो, ये सारे वेदर्स आपको मिलेंगे इन ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो जितना भी एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसका 75% अकेला किस में है, ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट सेज टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज इज लोवेस्ट एट पोल्स। ट्रोपोपॉज मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लोवेस्ट है कहाँ पे, एट पोल्स। कितना है, इट इज़ 7 to 10 किलोमीटर्स एट पोल्स। ठीक है, और इट इज़ हाईएस्ट एट इक्वेटर, कितना है वहाँ पे, ये इट इज़ 16 to 18 किलोमीटर्स। ओके, पॉइंट देखिए, डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट्स, जो भी आपकी पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, चाहे श्रीनगर टू दिल्ली हो, जम्मू टू दिल्ली हो, श्रीनगर टू मुंबई हो, जो भी फ्लाइट्स आपकी चलती हैं, दे फ्लाई विद इन दिस स्फीयर। ठीक है, इसी स्फीयर में आपकी फ़्लाइट्स यहाँ पे चलती हैं। कौन सी फ़्लाइट्स, पैसेंजर फ़्लाइट्स, जिसमें हम जैसे पैसेंजर्स चढ़ते हैं। ठीक है, के बाद हम चलते हैं सीधे स्ट्रेटोस्फेयर पे। नंबर 1 पॉइंट इज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू अबाउट 50 किलोमीटर्स। मोस्ट ऑफ ओजोन इज कंटेन्ड हियर। जो ऊपर देखा था कि ओजोन एक ऐसी लेयर है जो हमें बचाता है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, है ना, तो वो जो ओजोन है इट्स मोस्टली कंटेन्ड हेयर, कहाँ पे, इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ओजोन इज मोस्टली कंटेन्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट occurs as UV rays are absorbed here। मतलब कि बात करें यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर में आपने सुना होगा कि द हायर वी गो द कूलर इट इज, बट वो कहाँ तक महदूद है, वो महदूद है ट्रोपोपॉज तक, जो ट्रोपोस्फेयर का टॉप मोस्ट लेयर है यहाँ पे। ठीक है, ट्रोपोपॉज तक जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी ठंड होती है। लेकिन बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर में जितना हम ऊपर जाएं उतनी गर्मी होती है। द हायर वी गो द हॉटर इट इज़, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। और भी काफ़ी सारे स्फीयर्स हैं जिनमें हम जितना ऊपर जाएं उतनी गर्मी होती है, वो हम आगे देखेंगे कि स्फीयर में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना है। डरने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, फाइटर प्लेन्स फ्लाई इन दिस स्फीयर। मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, वो कहाँ पे फ्लाई करती हैं, दे फ्लाई इन ट्रोपोस्फेयर। लेकिन जो फाइटर प्लेन्स होते हैं दे फ्लाई इन कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, याद रखा। सो
इसके बाद हम चलते हैं मेसोस्फीयर पे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ द रीजन अबव स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। जो मेसोस्फीयर है, इट इज़ द रीजन अबव स्ट्रेटोस्फीयर एंड अप टू 85 किलोमीटर्स, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर वाला कौन सा स्फीयर है? मेसोस्फीयर है। और सरफेस ऑफ अर्थ से कितना ऊपर है? ये 85 किलोमीटर्स ऊपर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, टेम्परेचर अगेन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। पहले हमने देखा था ट्रोपोस्फियर में क्या होता था कि द हायर वी गो द कूलर इट इज़। फिर सेकंड स्ट्रेटोस्फियर में हमने देखा कि जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतनी गर्मी हो रही है। लेकिन जो अब थर्ड है मेसोस्फियर, इसमें भी क्या हो रहा है? जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतनी ठंड हो रही है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखना है यही दो स्फीयर्स हैं। कौन कौन? पहला ट्रोपोस्फियर और सेकंड मेसोस्फियर। यही दो स्फीयर्स हैं जिनमें जितना हम ऊपर जाएं उतनी ठंड इंक्रीज होती है। ओके, बाकी जितने भी आपको स्फीयर्स मिलेंगे उनमें जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, मिनिमम टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस, -100 तक यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, अक्सर पूछा जाता है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है मेसोस्फीयर का, वो हमें कहाँ पे मिलेगा? लोअर पॉइंट पे मिलेगा, मिडल पॉइंट पे मिलेगा या टॉप पे मिलेगा? आपसे पूछता हूँ मैं यही क्वेश्चन, क्या मिले, कहाँ पे मिलेगा हमें ये? देखिए इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, इस पॉइंट पे द हायर वी गो द कूलर इट इज़, है ना। तो ये 100 कहाँ पे होगा? नीचे होगा कि ऊपर होगा? सीधे सीधे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जितना हम ऊपर जा रहे हैं उतना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो मिनिमम टेम्परेचर हमें कहाँ पे मिलेगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। सो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेसोस्फीयर इज नोन एज मेसोपॉज। ओके, अब हम देखते हैं थर्मोस्फीयर एंड आयोनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर लाइज अबव द मेसोपॉज। अभी हमने देखा मेसोपॉज क्या है? मेसोपॉज इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ मेसोस्फीयर, है ना। एंड इज द रीजन इन विच टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज विद हाइट। यहाँ पे भी क्या? हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मैंने आपको बोला खाली पहला वाला कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, और थर्ड वाला कौन सा? मेसोस्फीयर। ऐसे दो स्फीयर्स हैं जहाँ पे आपको विद हाइट टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो भी आपको बाकी स्फीयर्स मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे विद हाइट टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। अच्छा, अगर थिकनेस की बात करें हम, थिकनेस यहाँ पे है 80 to 400 किलोमीटर्स, ठीक है। 80 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और इट एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर्स। कौन? थर्मोस्फीयर। आयोनोस्फीयर की अगर बात करें, आयोनोस्फीयर इज द लोअर मोस्ट रीजन ऑफ थर्मोस्फीयर। आयोनोस्फीयर कोई अलग से स्फीयर नहीं है, बट इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर, ठीक है। आयोनोस्फीयर इज द रीजन अबव 80 किलोमीटर्स। ये पहले ही जो 80 किलोमीटर्स पे स्टार्ट होता है रीजन, वो कौन सा है? आयोनोस्फीयर है, ठीक है। वी कॉल इट लोअर थर्मोस्फीयर, ठीक है। लोअर थर्मोस्फीयर भी हम किसको कहते हैं? आयोनोस्फीयर को। अभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लोअर थर्मोस्फीयर हम किसको कहते हैं? वी कॉल आयोनोस्फीयर एज लोअर थर्मोस्फीयर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। एनर्जेटिक रेडिएशंस नॉक द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द आयोनोस्फीयर, दस क्रिएटिंग आयन्स विद पॉजिटिव चार्ज। जो एनर्जेटिक रेडिएशंस आती हैं हमारे सन से, ठीक है, वो क्या करती हैं यहाँ पे? दे नॉक द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर में जो भी आपको गैसेस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जब सन की एनर्जेटिक रेडिएशंस पड़ती हैं, व्हाट हैपन्स? दे गेट आयोनाइज्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इन्हीं आयन्स की वजह से इसका नाम पड़ा आयोनोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट सेज द आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडियो वेव्स allowing us to communicate। देखिए अगर ये अर्थ है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कम्युनिकेट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है थ्रू रेडियो वेव्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज यहाँ पे ये आयोनोस्फीयर है, मैं ऐसे भेजता हूँ इस आयोनोस्फीयर पे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुँचती है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारा आयोनोस्फीयर है वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, मेकिंग अस एबल टू कम्युनिकेट। दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सोस्फीयर। इट इज़ द रीजन अबाउट 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर से ऊपर कौन स्टार्ट होता है? एक्सोस्फीयर। इट्स द हायर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इट कंटेन्स मेनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। मतलब कि जो एक्सोस्फीयर है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे हमें मेनली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेज दे फॉलो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड सम ऑफ देम एस्केप राइट अवे। बैलिस्टिक मतलब कि आपने पढ़ रखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल अगर हम देखें, प्रोजेक्टाइल का कुछ पाथ ऐसे होता है ना,
इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय ग्रेविटी, यहाँ से निकल के यहाँ तक ये पहुँचता है। जैसे कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें, वो भी ऐसा ही कुछ पाथ यहाँ पे फॉलो करते हैं। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स की, वो भी कुछ ऐसे ही पाथ्स में घूम रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि इस पाथ में निकल के एस्केप हो जाते हैं और वो एग्जॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं या एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज ऑर्बिट्स फॉर सैटेलाइट्स आर प्रेजेंट इन दिस स्फीयर, ठीक है। तो जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं उनके भी ऑर्बिट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको उनके भी ऑर्बिट्स यहाँ पे एग्जॉस्फेयर में ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप इनको कैसे याद रखेंगे, मैं आपको एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर बढ़ता है। थर्ड की अगर बात करें, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर कम होता है। ओके, फोर्थ की अगर बात करें थर्मोस्फेयर की, यहाँ पे भी क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। फिर बाकी जो दो बचते हैं, आयनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर, उनमें भी क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जो खाली ये दो हैं, पहला और थर्ड, ये दो ऐसे स्फीयर हैं जिनमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट। बाकी ये जो भी चार यहाँ पे बचते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर बढ़ता है। अब आप ये कैसे याद रखोगे कि पहला कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ कौन है? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। शॉर्टकट है TSMTIE। TSMTIE, टी मतलब ट्रोपोस्फेयर, एस मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, एम मतलब मेजोस्फेयर, टी मतलब थर्मोस्फेयर, आई मतलब आयोनोस्फेयर और ई मतलब एग्जॉस्फेयर। तो ये जो TSMTIE है, इसको हम याद कैसे रखें? इसको आप याद रखिए इस लाइन से, तमाम सैटेलाइट्स मिलेंगी तुम्हें इन एग्जॉस्फेयर, ठीक है। ये तो हमें पता ही है ना कि जितनी भी सैटेलाइट्स हैं ये हमें कहाँ पे मिलती हैं, ये हमें मिलती हैं इन एग्जॉस्फेयर। वही लाइन बताओ, तमाम सैटेलाइट्स मिलेंगी तुम्हें इन एग्जॉस्फेयर। तमाम टी सैटेलाइट्स, एस मिलेंगी, एम तुम्हें टी, इन आई एग्जॉस्फेयर ई। तो आई होप कि इस लाइन से आपको ये याद रह जाएंगी। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।